बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की। बात करेंगे न्यायालय में बहुजन समाज की कितने हिस्सेदारी है, और बात करेंगे आरक्षण के विषय पर जातिवादी मानसिकता के लोग किस तरह कुतर्क करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखा करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा जो आरक्षण एक लंबी लड़ाई के बाद उनको मिला, उस आरक्षण को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अरुंधति राय की किताब एक था डॉक्टर एक था संत के पेज नंबर 28, 29, 30 और 31, 32 की आज मैं बात करूंगा। अरुंधति राय आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखती हैं कि आरक्षण नीति से लाभान्वित होने के लिए दलित को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 71.3%, 71.3% दलित विद्यार्थी 10वीं पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे निम्न सरकारी नौकरी के लिए भी आरक्षण प्रत्येक 4 में से 1 दलित पर लागू होता है। सफेद पोश नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक की डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन। 2001 की जनगणना के अनुसार दलितों की केवल 2.24%, 2.24% आबादी ही स्नातक है, और दलित तबके की पूरे देश के जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 15 से 16% है। 15 से 16% में से सिर्फ 2.24% ही ग्रेजुएट लोग हैं हमारे समाज में, यानी दलित समाज के अंदर। आरक्षण की नीति चाहे दलितों की कितनी ही सूक्ष्म आबादी को उपलब्ध हो, फिर भी इसने दलितों को एक मौका तो दिया है सार्वजनिक क्षेत्र में जाने का, डॉक्टर, विद्वान, लेखक, जज, पुलिस वाला और प्रशासनिक अफसर बनने का। इनकी संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन यह वास्तविकता की सत्ता शक्ति की सीढ़ी के ऊपरी पायदानों पर दलित प्रतिनिधित्व मौजूद है। पुराने सामाजिक समीकरणों में बदलाव लाता है। इससे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनकी कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जैसे ब्राह्मण क्लर्क का किसी दलित अफसर के अधीन काम करना। लेकिन इस छोटे से अवसर को भी जो दलितों ने एक लंबे कड़े संघर्ष से प्राप्त किया है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के विरोध की दीवार का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ए ग्रेड ऑफिसरों में केवल 8.4% अनुसूचित जाति से हैं, जबकि यह आंकड़ा 15% होना चाहिए था। सीधा सीधा आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 50% का बैकलॉग है वहां पर। इसी रिपोर्ट में दलित और आदिवासियों के भारतीय न्यायिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व के आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जजों में एक भी अनुसूचित जाति से नहीं है, और बाकी न्यायिक पदों पर आंकड़ा 1.2% है, 1.2%। इसी प्रकार के आंकड़े राजस्थान से प्राप्त हुए। गुजरात, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह क्षेत्र रहा है, गृह राज्य रहा है, और एक वक्त ऐसा था जिसे गुजरात मॉडल और डेवलपमेंट के मॉडल के नाम से पूरे देश में प्रचारित किया गया था। वो दौर शायद आप सभी को याद होगा। गुजरात में एक भी अनुसूचित जाति का या आदिवासी जज नहीं। तमिलनाडु में भी, जहां सामाजिक न्याय के आंदोलन की लंबी विरासत रही, 38 में से केवल 4 जज दलित थे। केरल में अपनी मार्क्सवादी विरासत के बावजूद 25 में से केवल 1 दलित उच्च न्यायालय का जज था। यदि जेल के कैदियों का कोई अध्ययन किया जाए तो वहां यह अनुपात शायद एकदम उलट मिले, और यह बात सत्य है। हमारी बहुजन समाज के लॉयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च पेपर को उन्होंने पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर का नाम है क्रिमिनल जस्टिस इन दी शेडो ऑफ कास्ट।
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं एक तरफा बात करने में विश्वास नहीं रखता। मैं केवल अपने मन की बात करने में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझसे इंटरेक्ट हों, आप लोग भी नीचे कमेंट करें। आप लोग क्या सोचते हैं इन सारे वीडियोस के बारे में, इन सारे विषयों के बारे में, नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं दें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस रिसर्च पेपर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने, जो स्वयं एक दलित हैं, जब यह सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना में 120 करोड़ में 25% आंकी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो न्यायिक बंधुओं द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। इन श्रेणियों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं और उनके कम प्रतिनिधित्व या गैर प्रतिनिधित्व को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने 1999 में कहा, न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का आरक्षण उसकी आजादी और कानून व्यवस्था को खतरा है। यह जवाब था सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील का। एक अन्य हाई प्रोफाइल कानूनी विद्वान का कहना था, नौकरी में कोटा अब एक विवादग्रस्त विषय है। मेरा मानना है कि योग्यता की प्राथमिकता को बनाए रखना चाहिए। जब भी बहुजन तबके ने अपने हक की बात की है, जब भी बहुजन समाज ने अपने हक को मांगने की बात की है, उसके लिए संघर्ष किया है या अपने विचार पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की है, इसी तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जब एक स्वर्ण तबके के वकील के ऊपर गलत कार्रवाई की जाती है, जो कि हालिया मामला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उस पूरे प्रकरण में बहुजन समाज उस स्वर्ण वकील के साथ खड़ा रहा। पर क्या वो वकील बहुजन समाज के साथ खड़े होने का दम रखता है? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा, और अगर मौका मिले तो उस वकील से भी पूछिएगा। वकील का नाम लेना मैं यहां जरूरी नहीं समझता। आप शायद सभी उस वकील के नाम से परिचित हैं। योग्यता भारतीय अभिजात्य वर्ग का एक चुनिंदा हथियार है, जिसने ईश्वरीय अधिकार की व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और अपने अधीनस्थ जातियों को विशेष ज्ञान से हजारों वर्षों तक वंचित रखा। अब चूंकि इस विद्वेषपूर्ण व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, तो इसकी प्रक्रिया में सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के खिलाफ जज्बाती विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धारणा यह है कि योग्यता का अस्तित्व एक गैर ऐतिहासिक सामाजिक शून्य में मौजूद है, और यह कि वे फायदे जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को सामाजिक नेटवर्किंग से मिलते हैं और अधीनस्थ जातियों के प्रति शत्रुतापूर्ण घृणा और व्यवहार कोई एक कारक ही नहीं जिस पर विचार किया जाए। सच्चाई यह है कि योग्यता भाई भतीजावाद का एक पर्याय बन चुकी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसे प्रगतिशील समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का गढ़ माना जाता है, अध्यापन संकाय के केवल 3.29% लोग ही दलित हैं, 3.29% दलित हैं और 1.44% आदिवासी हैं, 1.44%, जबकि कोटा क्रमशः 15% और 7.5% है, 15% और 7.5% है। यह स्थिति तब है जबकि यह माना जाता है कि यहां पिछले 27 वर्षों से लगातार आरक्षण नीति लागू है। 2010 में जब यह मुद्दा उठाया गया तो यहाँ के कुछ सेवा मुक्त माननीय प्रोफेसरों ने कहा कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति जेएनयू को उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में बने रहने से रोकेगी। उनका तर्क था कि यदि जेएनयू के अध्यापन संकाय के पदों पर आरक्षण लागू कर दिया गया तो अच्छे लोग विदेशी या निजी विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे और वंचित वर्ग को यह विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी, जिसे देने में जेएनयू अब तक बहुत गर्व महसूस करता है।
बीएन मलिक जीव विज्ञान के प्रोफेसर खुलकर बोले, कुछ जातियां आनुवांशिक स्तर पर कुपोषित हैं और उनको ज्यादा ऊपर के पद तक नहीं उठाया जा सकता, और यदि ऐसा कर दिया तो यह योग्यता और उत्कृष्टता को पलटने के समान होगा। वर्ष दर वर्ष विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के छात्रों ने भारत के कोने कोने में आरक्षण के विरुद्ध बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस तरह के कमेंट या इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये लोग अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि इनके बाप दादाओं और पुरखों ने ही हमें इतने सालों तक कुपोषित रखा है। ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो इस देश में आए और हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अगर आप लोगों का बस चले तो आप लोग आज भी हमारे कमर पे झाड़ू और गले में हांडी पहना के पूरे दुनिया में, पूरे देश में घुमाएं। आगे अरुंधति राय लिखती हैं, ये खबर तो हुई शीश की, अब जरा देखिए कि नए भारत के दूसरे छोर पर सच्चर समिति की रिपोर्ट हमें बताती है कि दलित और आदिवासी अभी भी आर्थिक पिरामिड में सबसे निचले तल्ले पर रहते हैं, जहां वे हमेशा थे, मुस्लिम समुदाय के ठीक नीचे। लाखों करोड़ों लोग जो खानों, बांधों और अन्य ढांचागत परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हुए हैं, उनमें बहुसंख्या आदिवासी और दलितों की ही है। वे बेहद कम वेतन पाने वाले कृषि श्रमिक और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं जो शहरी निर्माण उद्योग में काम करते हैं। 70% दलित कमोबेश भूमिहीन हैं। बिहार, पंजाब, हरियाणा और केरल जैसे प्रदेशों में यह आंकड़ा 90% तक ऊंचा जाता है। लेकिन एक सरकारी विभाग ऐसा भी है जहां दलितों का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षित स्थानों से 6 गुना ज्यादा है। वे लगभग 90% हैं, 90%, जिन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है, जो सड़कों को साफ करते हैं, जो गटर की गहराई में नीचे उतरते हैं और सीवेज व्यवस्था की सफाई करते हैं, जो शौचालय साफ करते हैं और जो नीचे घटिया माने जाने वाले काम करते हैं। और इस प्रकार के कामों के लिए भारत सरकार द्वारा रोजगार पर रखे जाते हैं, वे लगभग सभी दलित हैं। जो कोई भी मानसिक विकलांग व्यक्ति जो जातीय आरक्षण का विरोध करता है, वो इस तरह के कामों में जातीय आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करता? वो वहां जाकर ये क्यों नहीं बोलता कि हमें भी यहां नौकरी करनी है? बस बहुत हो गया, आपने इतने हजारों सालों तक हमारी टट्टी उठाई है, अब हम आपकी टट्टी उठाएंगे। अब यह क्षेत्र भी निजीकरण के लिए खोल दिया गया है, जिसका मतलब है कि निजी कंपनियां इसका ठेका लेकर अब दलितों को आगे अस्थायी नौकरियां देंगी और कम वेतन पर और बिना नौकरी सुरक्षा की गारंटी के उनसे काम लेंगी। मॉलों की सफाई सुधराई की नौकरियां, जिनमें आधुनिक आबंडर वाले शौचालय होते हैं, जहां साफ सफाई में हाथों का प्रयोग नहीं होता। इसके विपरीत 13 लाख लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, वे जीवन यापन के लिए पारंपरिक शौचालयों, जो कि पानी के बिना काम करते हैं, की सफाई करती हैं और मानव मल को टोकरियों में भर सर पर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी भारतीय रेलवे हाथों द्वारा काम करने वाले सफाई कर्मियों का सबसे बड़ा नियुक्तिकर्ता है। इसकी 14,300 रेलगाड़ियां 2.5 करोड़ यात्रियों को लेकर 65,000 किलोमीटर की पटरी पर प्रतिदिन यात्रा करती हैं। इन यात्रियों का मल मूत्र गाड़ी के 1,72,000 शौचालयों के पाइप द्वारा सीधा पटरियों पर गिरता है। यह मल, जिसकी कुल मात्रा प्रतिदिन हजारों टन होती होगी, दलितों द्वारा हाथों से साफ किया जाता है, वह भी बिना दस्ताने के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। हाथों से मैला ढोने वाले कर्मी के रूप में नियोजन पर प्रतिबंध तथा उनका पुनर्वास बिल 2012 कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया था और सितंबर 2013 में राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया, लेकिन रेलवे ने अब तक इसे नजरअंदाज ही किया है। गहराती हुई गरीबी और लगातार गायब होती हुई सरकारी नौकरियों के चलते दलितों के एक भाग को मल साफ करने के अपने स्थायी सरकारी वंशानुगत रोजगार की जमकर रक्षा करनी पड़ रही है, रोजगार खा जाने वाले भेड़ियों से। ये स्थिति है इस देश की। इस देश की संसद एक बिल पास करती है जिसके द्वारा इस देश में हाथों द्वारा मल उठाने की जो प्रथा रही है उसको गैरकानूनी घोषित किया जाता है। लेकिन इसी देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था रेलवे इस काम को धड़ल्ले से करती है और ये सरकार दलित हितैषी होने का दंभ भरती है।
इससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं वो भी यही करती आईं और हम चुपचाप देखते रहे, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि हमने धर्म की अफीम को सूंघ के रखा है और हम उसके नशे में मदहोश हैं। कुछ दलित इन बाधाओं को लांघने में कामयाब रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत कहानियां असाधारण और प्रेरणादायक हैं। कुछ दलित महिलाओं और व्यवसायियों ने एक साथ मिलकर एक अपना संस्थान बनाया, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की, जिसकी प्रशंसा और संरक्षण बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता है। मीडिया और टेलीविजन पर इसका खूब प्रचार भी किया जाता है, क्योंकि इससे यह धारणा बनाने में सहायता मिलती है कि पूंजीवादी व्यवस्था बुनियादी तौर पर समतावादी है, बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करें। एक समय था जब ऐसा माना जाता था कि यदि कोई द्विज हिंदू महासागर के पार जाएगा तो वह अपनी जाति खो देगा और प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन आजकल जाति व्यवस्था का भी निर्यात हो रहा है। हिंदू जहां भी जाते हैं इसे अपने साथ ले जाते हैं। यह श्रीलंका के पाशविकता के शिकार तबाह तमिलों में मौजूद है। यह उपरिगामी गतिशीलता वाले उन अप्रवासी भारतीयों में भी मौजूद है जो स्वतंत्र दुनिया में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। लगभग 10 वर्ष से ग्रेट ब्रिटेन में दलित नेतृत्व वाले समूह यह प्रयास कर रहे हैं कि जातीय भेदभाव को ब्रिटिश कानून में एक प्रकार का नस्ली भेदभाव मान लिया जाए। द्विज हिंदू लॉबी इसको टांग अड़ाकर रोक पाने में अब तक कामयाब होती रही है। लोकतंत्र ने जाति उन्मूलन नहीं किया है, इसने जाति का आधुनिकीकरण करके इसकी जड़ों को और अधिक मजबूत किया है। इसलिए यही समय है अंबेडकर को पढ़ने का। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अंबेडकर को पढ़िए, फुले को पढ़िए, काशीराम को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, अपने बहुजन नायकों को पहचानिए, उनको समझिए, उन्होंने क्या लिखा वो पढ़िए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इस वीडियो में आपको कुछ काम की जानकारी मिली या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खुद भी खरीद कर मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर अफोर्ड करें तो अपने आसपास के लोगों में भी बंटवाएं। किताबों को बंटवाना जरूरी है, तभी आप चेतना जागृत कर पाएंगे, तभी आप क्रांतिकारी विचार उन लोगों में जो धर्म की अफीम के नशे में मदहोश हैं जगा पाएंगे। यदि आप बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ आपको यूपीआई आईडी शो हो रहा होगा, उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप जितना चाहें अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग राशि मुझे भेज सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल की रिपोर्ट्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग अगर इस चैनल को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें, तभी जाकर आप इस चैनल को बचा पाएंगे, वरना ये चैनल बहुत जल्द उड़ा दिया जाएगा इस यूट्यूब से। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।